कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के क्रैश कोर्स के इस सीरीज में आप सभी को जो है सो हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूं और स्वागत करता हूं इस बात को लेकर के कि आप सभी को जो है सो वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है। और आप अपना आपके मन में जो ज़हन में आपके जो प्रश्न है कि सर सिलेबस कब पूरा होगा, कौन सा चैप्टर कब होगा, सर असाइनमेंट कब दीजिएगा, सर नोट्स कब दीजिएगा, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दीजिए, ये सब चीज जो है सो होने वाला है, सब चीज करने वाले हैं। फिलहाल आपको करना क्या है कि जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूं इसको फिलहाल आपको देखना है। और हाँ, मैं चैप्टर 1 2 3 4 5 पांचों चैप्टर का जो कल तक कंप्लीट हुआ था जो चैप्टर, वो पांचों चैप्टर का जो है सो नोट्स जो है सो मैं डाल दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पे। आप उसे देख लीजिएगा, मोबाइल कंप्यूटर में रख लीजिएगा, उसको तो प्रिंट आउट कर लीजिएगा। ठीक है। तो आज के क्लास में आपका स्वागत है। और जो है सो हाँ, एक चीज और, वो जो नोट्स आपको दिए हैं, वो जो चैप्टर वाइज कल तक का 5 चैप्टर का नोट्स जो आपको दिए हैं, उसको बेहतर ये होगा कि आप उसको प्रिंट करवा लीजिएगा। ज्यादा पेज नहीं है उसमें। ठीक है। उसको प्रिंट करवा लीजिएगा, 20-30 रुपया लगेगा। और उसके बाद यानी कि नोट्स प्रिंट करने के बाद पुनः एक बार चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक का वीडियो देखिएगा। और करना क्या है आपको कि वीडियो देखते जाइएगा तो सामने नोट्स रख लीजिएगा जो प्रिंट करके ले जाइएगा। और और उसके बाद वीडियो देखिए और सामने नोट्स भी रखिए। और जिस तरीके से हम समझाते हैं ना इस वीडियो में, एग्जाम्पल के साथ, जो आपका रियल टाइम एग्जाम्पल देते हैं, आपका डेली वाला एग्जाम्पल देते हैं, शादी वादी वाला ये वाला, तो जिससे आपको हर टॉपिक समझ में आता है, वो हो गया। और जो हम इधर से चीज करके अपना जो है सो पेन से स्क्रीन पर चीज करके समझाते हैं, वो भी जो है सो आप अपना उस नोट्स में तीर करके खींच करके ऐसे आप अगर लिखेंगे तो बहुत जल्दी कोई भी टॉपिक समझ में आपको आएगा। ठीक है। तो आप ऐसा ही कीजिएगा। आपको करना क्या है, एक बार अभी जो वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ, वीडियो एक बार आप देखते जाइए। उसके बाद दोबारा जब नोट्स हम आपको जितना जब जब देते चले जाएंगे, तब तब फिर से उस वीडियो को देखिएगा, नोट्स को अपने सामने में रख करके। चैप्टर 5 तक का नोट्स दे दिए हैं। ठीक है। इसके आगे 6 7 7 तो नहीं पढ़ाएंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 और 8 का जो चैप्टर नंबर 6 और 8 का भी नोट्स दे देंगे, उसको भी ऐसे ही प्रिंट आउट कर लीजिएगा। फिर हम चैप्टर नंबर 2 के यूनिट नंबर 2 के तरफ चले जाएंगे, डाटा स्ट्रक्चर की तरफ, जो हमारा 16 नंबर का यूनिट है। उसमें भी वैसे ही करेंगे, वीडियो आपको दे देंगे, फिर नोट्स दे देंगे। ठीक है। तो वीडियो एक बार ऐसे देखिए, समझने के लिए दोबारा नोट्स के साथ लेकर के बैठिए और समझिए। और तिबारा जब आपको असाइनमेंट देंगे, तीसरी बार जब सारा यूनिट खत्म हो जाएगा, जनवरी के लास्ट तक होते होते जो है आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, उसके पहले मिल जाएगा। ठीक है। उस असाइनमेंट को जो है एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, तो हर क्वेश्चन आपको आधा हो जाएगा, क्योंकि उस असाइनमेंट में जो भी आंसर लिखा हुआ रहेगा हर क्वेश्चन का, वो आपके अपने शब्दों में लिखा हुआ रहेगा। बात समझ में आई? तो बहुत जल्द जो है आप याद कर लीजिएगा। तो अगर आप अभी वीडियो देखते हैं और असाइनमेंट और चैप्टर का नोट्स देने के बाद, प्रिंट करने के बाद फिर से वीडियो देखते हैं और उस नोट्स पे अगर आप कुछ लिखते हैं समझने योग्य, और तीसरा जब असाइनमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, तब तो आपको दिमाग में एकदम एकदम घुसेगा ही घुसेगा, और नंबर आप तगड़ा नंबर लाइएगा, देखिएगा। ठीक है। मजा आ जाएगा कंप्यूटर साइंस में। मजा आ जाएगा। बहुत कम दिनों में आपको बहुत समय मिलेगा, जनवरी के लास्ट तक दे दूंगा ये असाइनमेंट। उसके बाद आपको जो है सो 12 फरवरी का एग्जाम है, तो बहुत 2 से 3 दिन भी अगर 2-2 घंटा कंप्यूटर के हमारे असाइनमेंट पे और इस नोट्स पे ध्यान दीजिएगा ना, तो बहुत बेहतर नंबर लाइएगा आप, बहुत बेहतर। आपको यकीन नहीं होगा कितना अच्छा नंबर हम ले आए। ठीक है। तो मेरे ऊपर भरोसा रखिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और आज का क्लास का शुरुआत जो है सो करते हैं। आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। और आज का क्लास का चैप्टर मेरा है आज का क्लास का चैप्टर मेरा है आज का क्लास का चैप्टर मेरा है साथियों, आज का क्लास का चैप्टर मेरा है, ये चैप्टर नंबर 6, इनहेरिटेंस। क्या है? चैप्टर नंबर 6, इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। ये 3 नंबर का चैप्टर है। हाँ, कल के वीडियो में कंस्ट्रक्टर बता रहे थे, वो 5 नंबर का चैप्टर गलती से बता दिए थे। वो 5 नंबर का चैप्टर नहीं है, कंस्ट्रक्टर भी 3 नंबर का चैप्टर है। और वहां से 3 ही नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है। एक प्रोग्राम हमेशा वहां से पूछने का संभावना रहता है 3 नंबर का, बस, और कुछ नहीं। और तो अगर प्रोग्राम नहीं पूछा तो 2 नंबर का डिफिनेशन पूछेगा, और तो 3 नंबर का डिफिनेशन पूछ देगा, रेगो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। ठीक है। तो हम वीडियो एडिट करके वहां पे कुछ इंडिकेट कर देंगे, कल अपलोड कर दिए थे। तो इनहेरिटेंस आज का चैप्टर हम देखने वाले हैं। इनहेरिटेंस शब्द को हम सबसे पहले समझने वाले हैं।
ठीक है। और ये 3 नंबर का जो है सो चैप्टर है, यहां से 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछने की संभावना रहता है। ठीक है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, या तो फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिर पूछेगा। और वो हर तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा है अभी तक इनहेरिटेंस चैप्टर से, वो हम क्लास के लास्ट में जो है सो आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं आज का स्लाइड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। ठीक, सबसे पहले हम समझेंगे कि इनहेरिटेंस होता क्या है। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस शब्द को सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इनहेरिटेंस का मतलब होता है उत्तराधिकारी पाना, है ना, किसी का उत्तराधिकारी, इनहेरिटेंस। ठीक है, ये शब्द का मतलब पहले के जमाने में जो हम ये इतिहास पढ़ते हैं, जब हम एसएसटी पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते ये हैं कि पहले का जो हमारा समय हुआ करता था, वो राजा रजवाड़ा का समय हुआ करता था, है ना। पहले हमारे समाज में जो है सो राजा का जो है सो शासन हुआ करता था, लोकतंत्र नहीं हुआ करता था। तो राजा रजवाड़ा शासन में क्या होता था, अगर कोई एक राजा मर जाता था तो उसका उत्तराधिकारी जो है सो उसी का बेटा बनता था, है ना। बेटा नहीं होता था तो फिर दूसरे ऑप्शन जो भी है, भतीजा वगैरह, बेटी वगैरह, उन लोग, बेटी तो राजा बन नहीं सकती है। ठीक है, तो किसी का उत्तराधिकारी बनना, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी को जो है सो इनहेरिट करना, उसके प्रॉपर्टी के ऊपर जो है सो अपना कब्जा करना, उसके प्रॉपर्टी के ऊपर जो है सो अपना अधिकार हासिल करना, उत्तराधिकारी बनने के बाद ये इनहेरिटेंस उत्तराधिकारी कहलाता है। तो हमारे रियल वर्ल्ड का जो है एग्जाम्पल हो गया। दूसरी एग्जाम्पल, आप अपने पिता के वारिस हैं, है ना। आप अपने पिता के जो है क्या है, वारिस हैं। आपके आप अपने पिताजी का उत्तराधिकारी आप ही होंगे। आपके पिताजी हैं, आप अगर सिंगल भाई हैं तो आप सिंगल उत्तराधिकारी हुए। अगर आप 2 भाई 3 भाई होते हैं तो अपने पिताजी के प्रॉपर्टी पे आप तीनों चारों का हक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, आपके पिता के द्वारा बनाया गया संपत्ति, आपके पिता के द्वारा बनाया गया धन, पिता के द्वारा बनाया लिया हुआ जमीन, घर, जमीन जायदाद जितने भी है, उसका उत्तराधिकारी आप हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने फिल्मों में देखा है कि अगर आप नहीं है तो पिता जिसके बारे में लिख देंगे, ठीक है, जिस भी किसी के बारे में लिख देंगे मेरा उत्तराधिकारी वो बनेगा, भतीजा तुम पोता जो भी, तो वो फिर उसका उत्तराधिकारी बनता है कानूनी तौर पे। लेकिन ऐसे सामाजिक तौर पे देखा जाए तो उसका उत्तराधिकारी जो है सो आप है। कि किसी भी बाप का, किसी भी जो है सो बाप का संपत्ति पे किसी सबसे पहला अधिकार उसका बेटा और बेटी का होता है, तो बेटा जो है सो उसका उत्तराधिकारी होता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये तो हुआ इसका मतलब, ये तो हुआ कि उत्तराधिकारी इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। अब C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इनहेरिटेंस नाम का जो शब्द है, इसका जो प्रोसेस है, इसका जो मीनिंग है इनहेरिटेंस का, उत्तराधिकारी का, वो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो है सो इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई क्यों करते हैं, इनहेरिटेंस नाम का कॉन्सेप्ट C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अप्लाई क्यों होता है, हम आइए इसके बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। क्या फायदा है, इस कॉन्सेप्ट को क्यों अप्लाई करते हैं, एक चीज आपको मैं बता देता हूं, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इंसान अपने दैनिक जीवन में, इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी करता है, तो जो कुछ भी किया है, उसको बखूबी जो है सो मशीन पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, बखूबी इंसान अपने दैनिक जीवन में जितना कुछ करता है, ठीक है, वो प्रोग्रामिंग में उसी चीज को इंप्लीमेंट किया है। इंसान जैसा काम करता है उसी के अनुसार मशीन भी बनाया है। ठीक है, जेसीबी बनाया है माटी कोड़ने के लिए, उसी तरीके से एटीएम मशीन को बनाया है पैसा, फाइनेंशियल से रिलेटेड पैसा निकालने के लिए, पैसा डालने के लिए, है ना। तो उत्तराधिकारी हमारा जो अभी हम एग्जाम्पल दो दिए, उसका सेम कॉन्सेप्ट को जो है सो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अप्लाई कर दिया है। और इसका फायदा क्या है, इसका जरूरत क्यों थी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इस कॉन्सेप्ट को, इन तमाम चीजों को जो है सभी हम समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस है क्या। इनहेरिटेंस शब्द को सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, बोलता है कि किसी भी क्लास का वह कैपेबिलिटी, वह क्षमता, वह शक्ति जो दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है ना, इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक, द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास, किसी भी क्लास में, अभी देखिए अब हम क्लास शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अब जो है सो हम सीरियल में C++ पढ़ रहे हैं। क्लास ऑब्जेक्ट के बाद कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर टॉपिक था, कंस्ट्रक्टर के बाद इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो हम किसी भी क्लास का वह कैपेबिलिटी, किसी भी क्लास का वह क्षमता, ठीक है,
जो दूसरे क्लास का से गुण जो है सो इनहेरिट कर ले, गुण चुरा ले, गुण प्राप्त कर ले, वो जो है सो इनहेरिटेंस कहला। बात समझ में आई? ठीक है। दूसरा डिफिनेशन देते हैं, फिर एग्जांपल देते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगला डिफिनेशन क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बोलता है कि इनहेरिटेंस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है। चैप्टर नंबर 2 हम जब उस कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो इनहेरिटेंस का चर्चा किए थे। इनहेरिटेंस ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर्स है। तो वीडियो चैप्टर नंबर 2 भी आप जरूर देख लीजिएगा, तब ये वीडियो और ज्यादा समझ में आएगा। चैप्टर नंबर 2 हो गया, चैप्टर नंबर जो है सो हाँ 4 हो गया, 5 हो गया, और ये वो तीनों चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, तब ये चैप्टर नंबर 6 आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इनहेरिटेंस क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फीचर्स है, एक विशेषता है। ठीक है। In C++ programming language, inheritance is a process in which one object acquire all the property and behavior of its parents object automatically। बोलता है कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट का चर्चा करते हैं, जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, तो एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर प्रॉपर्टी को जो है एक्वायर कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और बिहेवियर को भी ग्रहण कर लेता है का अपने पेरेंट्स ऑब्जेक्ट से। और निकाल सकते हैं कि एक क्लास, एक बेटा जो है वो अपने पिता का हर गुण को जो है सो इनहेरिट करता है, उस हर गुण को अपने अंदर चुरा लेता है। ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल फिर देने वाला हूं, देखिएगा तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे हम एनिमल की अगर बात करते हैं, तो एक एनिमल में जैसा टाइगर होता है ना, टाइगर का बच्चा वैसा ही होता है। जैसा लायन होता है, लायन का बच्चा, जैसा बिल्ली होता है, बिल्ली का बच्चा भी वैसा ही होता है। उसी का 4 गो पैर होता है, उसी के जैसा मुंह होता है, उसी के जैसा आंख होता है, और आवाज भी उसी के जैसा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर जानवर में भी जो है उसका बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, उसके गुण को इनहेरिट करता है। बात समझ में आई? तो ये क्या करा? इनहेरिटेंस कहलाया। दूसरा है, जब हम इंसानों की बात करते हैं, तो इंसानों में भी जो है सो सेम चीज है, हम अपने माता पिता का गुण को चुराते हैं। उत्तराधिकारी का एग्जाम्पल अभी हम दिए, राजा रजवाड़ा, वो तो है, वो तो संपत्ति के मामले में हो गया, जगह जमीन के मामले में हो गया कि उसका उत्तराधिकारी आप है। लेकिन अगर हम कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल दें, तो उसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हम अपने माता पिता का उत्तराधिकारी भी दूसरे तरीके से बनते हैं, उसका भी प्रॉपर्टी को जो है सो इनहेरिट करते हैं, उसके गुण को चुराते हैं। जैसे एक जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, सबसे पहले इंसान जो है अपने माता पिता से क्या प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, सो बताता हूँ। सबसे पहला कि इंसान का बच्चा इंसान होता है, तो उसका दो दो कान होता है, नाक होता है, मुंह होता है, पैर होता है, हाथ होता है, पेट होता है, बाल होता है, ये सब होता है ना। ठीक है, ये तो हर इंसान का होता है, एक हर इंसान का बच्चा का होता है। लेकिन इंसान का वो बच्चा जिसका मुंह, कान, नाक अपने पिता के जैसा मिलने लगे, नहीं बोलते हैं कि अरे फलनवा का बेटा हुआ है लेकिन पूरा मुंह एकदम बापे पर गया है, एकदम बाप जैसा दिखता है। जब वो बड़ा हो जाता है, बोलने लगता है, तो फिर के लोग इतना भी बोलता है कि अरे वो फलनवा के बेटवा की आवाज भी एकदम बापे जैसा निकलता है, फलनवा की बेटी का आवाज मैये जैसा निकलता है, फलनवा की बेटी जो पैदा हुई है वो एकदम मैये पर गई है, नाक मुंह सब उसी जैसा है, गोरी भी जो है मैये के जैसा गोरी है। बेटा लोग को बोलते हैं बाप पर गया है, बाप जितना लंबा था बेटा भी उतना लंबा हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब गुण है जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। हमारा पेरेंट्स का गुण, हमारा माता पिता का गुण मेरे अंदर आता है ना। तो ये इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हुआ। छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों में भी हम देखते हैं कि कीड़े मकोड़े जो जानवर होते हैं, उनके बच्चे जो है उनके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं। गिलहरी अगर व्हाइट है तो उसका बच्चा व्हाइट ही होगा। जिराफ का बच्चा देखते हैं, जिराफ का बच्चा जिराफ के जैसा उसका जो है सो गर्दन लंबा होता है, तो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सजीव में जो हम अपने माता पिता का गुण चुराते हैं, जो हमारे माता पिता का लक्षण हमारे अंदर दिखता है, इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने माता पिता से उस प्रॉपर्टी को, उस गुण को, उस कैरेक्टर को, सिर्फ गुण ही नहीं, अवगुण भी कभी कभी हमारे अंदर आ जाता है,
अपने माता पिता और हमारे जो जनरेशन ऊपर के जनरेशन होते हैं उसका, तो उसका जो हम लोग गुण अवगुण जो है अपने अंदर हमारे अंदर आता है, तो हम कह सकते हैं कि हम उसके उनके प्रॉपर्टी को, उनके गुण को, उनके अवगुण को अपने अंदर इनहेरिट किए हैं, इनहेरिट हुआ है। ये इनहेरिटेंस कहलाता है। तो उत्तराधिकारी सिर्फ धन संपत्ति पे कब्जा करना नहीं होता है, उसका अन्य गुण को भी जो है सो अगर मेरे अंदर समाहित है, तो हम कह सकते हैं कि ये इनहेरिटेंस का एक उदाहरण है, इनहेरिटेंस का एक सेम तरीका हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जब हम एक क्लास का कोड को दूसरे क्लास के कोड में हम उपयोग करते हैं, लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस का अप्लाई हुआ है। बात समझ में आए? अब मुझे आशा है कि आप इस तमाम एग्जाम्पल के बाद जो है सो इनहेरिटेंस शब्द को समझ गए होंगे। अब इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, कैसे इसका प्रोग्राम लिखते हैं, आइए आगे समझते हैं। ठीक है, बोलता है कि इनहेरिटेंस कैन वर्क, इनहेरिटेंस कैन डू वर्क इन टू फॉर्म। इनहेरिटेंस जो है सो दो रूप में काम करता है। पहला हो गया बेस क्लास और दूसरा हो गया ड्राइव क्लास। बेस क्लास किसको बोलते हैं? ऊपर वाला क्लास को बेस क्लास बोलते हैं। ठीक है, ड्राइव क्लास नीचे वाला को बोलते हैं। या ये आगे सबसे पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल देंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। बोलता है ये क्लास विच बीइंग इनहेरिट द प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड बेस क्लास। बोलता है कि वो क्लास, ठीक है, जो प्रॉपर्टी जिसका इनहेरिट हो जाता है, जिसका प्रॉपर्टी किसी दूसरे में चला जाता है, वो बेस क्लास कहलाता है। जैसे पिता का गुण हमारे अंदर आ गया, तो हमारे पिता बेस क्लास कहलाए, पेरेंट्स क्लास कहलाए, और हम जो है सो ड्राइव क्लास कहलाएंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर क्लास और पेरेंट्स क्लास। तो एक चीज आप याद रखिएगा, बेस क्लास, सुपर क्लास और पेरेंट्स क्लास तीनों एक ही है। हो सकता है तीनों शब्द आपको अलग अलग बुक में, अलग अलग नोट्स में देखने को मिलेगा, लेकिन ये तीनों का तीनों शब्द जो है सो एक ही है। बेस क्लास बोलो, सुपर क्लास बोलो, तो पेरेंट्स क्लास बोलो, एक ही चीज है। यानी जिसका प्रॉपर्टी किसी दूसरे में चला जाता है, बेस क्लास कहलाता है। उसके बाद है ड्राइव क्लास। ये क्लास डेट इनहेरिट ये प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड ड्राइव क्लास। एक ऐसा क्लास जो दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करके अपने अंदर ले आता है, दूसरे के गुण को चुरा के अपने अंदर ले आता है, दूसरे के बिहेवियर को, दूसरे के लक्षण को अपने अंदर अगर आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम ड्राइव क्लास बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सब क्लास और चाइल्ड क्लास। ड्राइव क्लास को हम सब क्लास भी बोलते हैं और चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल दिए रियल वर्ल्ड, देखिए यहाँ पे क्या, एक पेरेंट्स है और एक उसका बच्चा है। इस पेरेंट्स का लाजमी है कि मैक्सिमम गुण जो है अपने बच्चे के अंदर दिखाई देता है। उसका हाइट, उसका कलर, उसका बोल, उसका भाषा, उसका नाक, उसका मुंह, उसका फेस का बनावट, ये चीजें जो है अधिकतर हम देखते हैं उसका हर पेरेंट्स का गुण अपने बेटे बेटी के अंदर जाता है। ठीक है, तो पेरेंट्स क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बेस, बेस मतलब ऊपर, बेस क्लास। और जिसके अंदर गुण गया वो क्या कहलाएगा? चाइल्ड, चाइल्ड क्लास यानी ड्राइव क्लास। ये रियल टाइम एग्जाम्पल था। दूसरा है सी प्लस प्लस में एग्जाम्पल अगर दे, तो बेस क्लास ऊपर वाला कहलाता है जिसका प्रॉपर्टी दूसरे में चला जाता है, और ड्राइव क्लास वो कहलाता है जो प्रॉपर्टी अपने अंदर ले आता है, जिस प्रॉपर्टी अपने अंदर समाहित कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नीड ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अभी जो है इनहेरिटेंस का टाइप्स आगे बढ़िया से समझने वाले आप बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनहेरिटेंस का नीड क्या है, इनहेरिटेंस की जरूरत क्या है हमारे लिए। क्यों इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? ये कॉन्सेप्ट क्यों सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अप्लाई किया गया? क्यों इंजीनियर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है? प्रोग्रामिंग के समय, सॉफ्टवेयर बनाने के समय इनहेरिटेंस नाम का कॉन्सेप्ट को क्यों अप्लाई करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर? इनहेरिटेंस इज ए फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो हम जानते हैं कि इनहेरिटेंस जो है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक विशेषता है, फीचर्स है। ठीक है, नीड ऑफ इनहेरिटेंस ड्यू टू फ्लोइंग रीजन। निम्नलिखित कारणों की वजह से जो है सो इनहेरिटेंस का जरूरत पड़ता है। तो क्या क्या चीज में आप बताते हैं। इट डिक्रीज द कोड लेंथ। ये कोड, हम लोग जब कोडिंग करते हैं, हम लोग जब कोडिंग करते हैं भाई, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करना कोडिंग करना एक ही चीज हुआ। तो हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम आप लोग एक दो को जरूर टाइप किए होंगे, रन किए होंगे, तो वही कोडिंग है, वही प्रोग्रामिंग है। तो हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग करते 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 500 लाइन, 1000 लाइन, 10,000 लाइन, 20,000 लाइन, 1 लाख लाइन का कभी प्रोग्राम जो है सो बनता है। जो बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर जब बनता है, तो उसका लाखों लाइन का जो है सो प्रोग्राम होता है। बस समझ में आई ना? और लाखों लाइन का प्रोग्राम कैसे होता है, तो हम थोड़ा सा जो है सो आपको एग्जांपल यहाँ पे जो है सो दिखाना चाहते हैं। लाखों लाइन का प्रोग्रामिंग कैसे होता है, हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, है ना? जिसे अभी हम देखेंगे कोडिंग।
हम आपको वेबसाइट का कोडिंग दिखाते हैं, है ना? तो आपको तुरंत समझ में आएगा। वेबसाइट का कोडिंग दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये सब क्या है? ये सब कोड है, ये HTML का कोड है। ठीक है, ये क्या है? ये देखिए, ये सब कोड है। तो कोडिंग देख रहे हैं कितना लाइन में जा रहा है। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोडिंग करता है, जब सॉफ्टवेयर बनाता है, वेबसाइट बनाता है, तो इसी तरीके का कोडिंग करता है। ठीक है, यही है कोड, यही है कोडिंग। इसी से सॉफ्टवेयर बनता है, इसी से वेबसाइट बनता है। C++ का प्रोग्राम का भी कोडिंग का बखूबी आप लोग देख चुके हैं, देखे हम कहीं, है ना? कहीं कोचिंग संस्थान में किए होंगे अगर तो फिर हम भी जब मेरा पहला क्लास था तो हम C++ का प्रोग्रामिंग कर रहे थे, है ना? अभी भी आगे करेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब कोडिंग है, यही सब प्रोग्राम है, यही सबसे सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम कोडिंग करते हैं, तो बाबू हजारों लाइन और लाखों लाइन का जो है सो कोडिंग होता है। बात समझ में आई? C++ कोडिंग भी आपको दिखाई ही देता हूँ। हजारों लाइन का, लाखों लाइन का कोडिंग होता है। तो कोडिंग बहुत लंबा जाता है, कोडिंग जो है सो बहुत लंबा जाता है बाबू। बात समझ में आई? ये देखिए, ये सब जो है सो C++ का कोडिंग है। ये टर्बो C++ में नहीं, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में लिखा गया है कोडिंग। ये देखो, देखो कितना हजारों लाइन का कोडिंग होता है भाई, लाखों लाइन का कोडिंग होता है। तो कोडिंग, चाहे हम चाहते हैं कि कोडिंग ज्यादा लंबा ना जाए और सॉफ्टवेयर मेरा बन जाए, यानी कम ही कोडिंग में जो है सो सॉफ्टवेयर मेरा बन जाए। बात समझ में आई? तो कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? बात समझ में आई ना? तो भैया क्या कहता है? तो कहता क्या है, इट डिक्रीज द कोड लेंथ। तो जब जब हम इनहेरिटेंस नाम का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, इनहेरिटेंस का जो नियम है, इस नियम को जब हम अप्लाई करते हैं प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, सॉफ्टवेयर बनाते बनाते समय, तो हमें जो है सो जो हमारा 10,000 लाइन का कोडिंग हमको लिखने की जरूरत पड़ा, तो हो सकता है 8,000 9,000 लाइन का कोड भी मेरा उतना सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो इनहेरिटेंस का पहला नीड, जरूरत, इसका एडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि ये कोड लेंथ को डिक्रीज कर देता है, यानी कम ही कोड में मेरा काम चल जाता है। बात समझ में आई ना? ऐसे हमारे रियल टाइम में बहुत सारे एग्जाम्पल है ना? बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे आप ये देखते होंगे, ट्रक गाड़ी जो है, तो कोई यार मोटरसाइकिल वगैरह, पहले जो है सो लंबा चौड़ा बड़ा हुआ करता था, अब जो है सो एकदम छोटा भी है, उसमें भी काम चल जा रहा है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोड लेंथ को कम, अब जो है सो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में कोडिंग अगर 10,000 लाइन की जगह पे 8,000 लाइन में मेरा काम हो जाएगा, तो लाजमी है टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसका एडवांटेज हो गया, इसकी जरूरत हो गया, इसी जरूरत के हिसाब से हम इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है मेंटेनेंस, रख रखाव इजी हो जाता है। जो सॉफ्टवेयर को कम कोड ऑफ लेंथ में बन जाएगा अगर, तो लाजमी उसका रख रखाव भी जो है सो इजी तरीके से हम कर लेंगे। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी मशीन, कोई भी सामान अगर बड़ा है तो रख रखाव करने में ज्यादा तकलीफ है, अगर उसका साइज छोटा है तो रख रखाव करना उतना ही इजी है ना? तो मेंटेनेंस यानी रख रखाव भी जो है आसान हो जाता है। डिबगिंग इजी जी, डिबगिंग का मतलब होता है उसके अंदर त्रुटि को छांटना, त्रुटि निकालना, गलती निकालना। जैसे हम सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं, बहुत से जल्दी जल्दी में क्या होता है कि गलती हो जाती है, गलत कोड लिखा जाता है, तो कोड रन नहीं करेगा, एरर दिखाने लगेगा। तो डिबगिंग जब हम करते हैं, जब हम अपने त्रुटि को देखते हैं उतना बड़ा प्रोग्राम में, जैसे मान के चलिए कि अगर कोई जितना छोटा गाड़ी बनाइएगा खिलौना, उतना आसान रहेगा उसको डिबग करने में कि कहीं गलत से दूसरा चीज तो नहीं चिपक गया, दूसरा नट बोल्ट तो नहीं लग गया है। तो उतना आसानी से उसको आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमसे कहीं गलती तो नहीं हुआ हो। अगर बड़ा सा गाड़ी बनाइएगा, बड़ा सा खिलौना बनाइएगा, तो उसको उसके अंदर गलती आइडेंटिफाई करने में फिर आपको ज्यादा समय लगेगा, है ना? तो कोई भी सामान जितना इजी होगा, उसको अंदर त्रुटि, मिस्टेक जो आपसे अगर हो गया हो, तो वो ढूंढने में जो है आपको उतना आसान रहेगा। तो पहला कि ये तो कोड लेंथ को जो है डिक्रीज कर देता है, छोटा कर देता है। मेंटेनेंस इजी होता है जब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो डिबगिंग इजी होता है, और डिक्रीज कॉस्ट एंड टाइम। और कहते हैं कि जब किसी भी चीज को बनाने में कम समय लगता है, तो उसका कॉस्ट भी कम पड़ता है, उसका खर्चा भी कम पड़ता है। मान के चलो कि मान के चलो कि टाटा जो कंपनी है उसको सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत पड़ी,
अब वो जो है सो, ठीक है, इंफोसिस कंपनी के पास जाएगा। ऐसे टाटा का खुद अपना भी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस, एक एग्जांपल के हम तौर पे बता रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलो, अच्छा ऐसे टाटा को छोड़ दो, स्कूल का एग्जांपल देते हैं। मान के चलो मेरा स्कूल है, मेरा कोचिंग है, इसका हम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, ऐप बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम जिसको बनाने के लिए देंगे, वो अगर कम समय में बना देगा, उसको कम मेहनत लगेगा बनाने में, तो लाजमी है कि हमसे पैसा भी कम डिमांड करेगा। लेकिन उसको ज्यादा मेहनत लगेगा और ज्यादा समय लगेगा उसको बनाने में, तो लाजमी है कि पैसा वो ज्यादा हमसे मांगेगा। है ना? तो कोई भी चीज को जो है सो कॉस्ट टाइम पे डिपेंड करता है। टाइम वो कम लग रहा है बनाने में, और इजी, रख रखाव में इजी है, तो ये सब तमाम चीजों को देखते हुए फिर उसका कॉस्ट यानी उसका दाम भी जो है सो कम हो जाता है ना? तो ये सब क्या है, इस यही सब की जरूरत के हिसाब से, यही सब की वजह से जो है सो इनहेरिटेंस नाम के कॉन्सेप्ट को सी प्लस प्लस में अप्लाई किया गया। बस समझ में आए? आगे बढ़ते हैं। अब है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब क्या है इनहेरिटेंस का टाइप्स? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का टोटल 5 प्रकार है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। टोटल 5 प्रकार है। कौन कौन है, एक एक आगे आइए देखते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? व्हेन ये सिंगल सब क्लास यानी चाइल्ड क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम बेस क्लास इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। है ना? अगर एक नीचे वाला क्लास ऊपर वाला क्लास से प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, और सिंगल 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 चाइल्ड क्लास अगर सिंगल पेरेंट्स क्लास का प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, तो वो जो है सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। बात समझ में आए? एग्जाम्पल देता हूं, तुरंत समझ में आएगा। सजीवों की जब हम चर्चा करते हैं, तो उसमें अमीबा एक ऐसा सजीव होता है जो सिंगल पेरेंट से बनता है, उसका दो को पेरेंट्स नहीं होते हैं। है ना? सिंगल पेरेंट से बनता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हो सकता है सजीव है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, बहुत सारे होंगे जो सिंगल पेरेंट्स की जैसे जरूरत बनती है, यानी पेरेंट सिंगल तो चाइल्ड सिंगल, यानी सिंगल पेरेंट से वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो अगर मेरा एक ही बेस क्लास है और एक ही चाइल्ड क्लास है, तो हम इसको सिंगल इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, अमीबा वाला। साइंस में अमीबा के बारे में आप पढ़े होंगे, है ना? अमीबा के बारे में पढ़े होंगे। अमीबा, है ना, सिंगल कोशिकीय यानी एक कोशिका वाला जीव है ये। ठीक है, इसमें सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड होता है। तो जिसमें सिंगल क्लास हो, सिंगल बेस क्लास हो, सिंगल ड्राइव क्लास हो, हम ऐसे को सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक। दूसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस। बोलते हैं व्हेन ये सब क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर कोई बच्चा एक से अधिक पेरेंट से प्रॉपर्टी को, गुण को चुराता है, तो वो जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा। जैसे हम लोग इंसान माता पिता का दोनों का गुण हम लोग इनहेरिट करते हैं। हमारे पास दोनों माता पिता का गुण है ना? और दोनों माता पिता से ही एक बच्चा का जो है सो जन्म होता है। सिर्फ एक पिता से बच्चा का जन्म नहीं हो सकता, और सिर्फ एक माता से भी बच्चा का जन्म नहीं हो सकता। है ना? तो हम लोग जो अन्य सजीव, बहुत सारे सजीव हैं, उनको जो है एक तैयार होने के लिए, एक सजीव दूसरे सजीव को बनने के लिए, उसके पेरेंट्स को आपस में जो है सो मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तब जाकर के वो थर्ड प्रोडक्ट जन्म लेगा वहां से। बायोलॉजी अगर आप लोग पढ़े होंगे, तो रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है, यूनिट होगा क्लास 12th में, तो उसके बारे में बहुत बढ़िया से आप लोग समझ रहे हैं। इनहेरिटेंस चैप्टर बायोलॉजी से बहुत जुड़ा हुआ है जी। रिप्रोडक्शन अगर आप यूनिट पढ़े होंगे, चैप्टर जो भी है क्लास 12th में आप पढ़े होंगे, तो फिर वो इसको बहुत आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है, ऐसे भी समझ जाइएगा, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, आप तुरंत समझ जाइएगा। तो हम लोग क्या है, हम लोग जो है सो मल्टीपल यानी माता पिता दोनों का प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं अपने अंदर, तब जाकर के बच्चा का गुण दोनों माता पिता वाला गुण आ जाता है ना? तो हम इसको बोल सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। बात समझ में आई ना? हाँ। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के भाषा में अगर दो क्लास का प्रॉपर्टी एक सिंगल क्लास के अंदर हम डालते हैं, यानी दो क्लास का गुण, दो क्लास का कोडिंग एक थर्ड क्लास के अंदर जो है हम डालते हैं, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। बस समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टीपल अलग है, मल्टी लेवल अलग है। मल्टीपल अलग है, मल्टी लेवल। लेवल मतलब
सीढ़ी बट सीढ़ी बनता आ रहा है, लेवल बन रहा है, एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, चार लेवल, है ना। तो मल्टीपल, मल्टी लेवल है ये मल्टीपल नहीं है। वेन ये सब क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम बेस क्लास एंड दैट बेस क्लास इट सेल्फ इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर बेस क्लास इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब ऐसे समझो, एक बच्चा अगर अपने पिता से कुछ गुण ले रहा है, अपने पेरेंट्स से कुछ गुण चुरा रहा है, उनका यानी उसका पेरेंट्स का गुण उसके बच्चा के अंदर आ रहा है, और उसका जो पेरेंट्स हुए, उसके जो पिताजी मम्मी हुए, उसका गुण वो अपना पेरेंट्स से चुरा रहा है, तो एक लेवल बन रहा है ना। मान के चलो कि हमारे जो दादाजी थे, उनका बेटा मेरे पिताजी हुए, तो उनका गुण इसमें आया पिताजी में, और पिताजी का बेटा हम हुए, तो पिताजी का गुण मेरे अंदर आया। यानी मेरे अंदर दोनों का गुण अगर दिख रहा है, दादाजी वाला पिताजी वाला, मेरे अंदर अगर गुण दिख रहा है, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हुआ। ठीक है, जिसमें से एक बेस क्लास हो, फिर एगो इंटरमीडिएट बेस क्लास हो, और लास्ट में एगो चाइल्ड क्लास यानी सब क्लास हो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया दादाजी, ये हो गया दादा, ये हो गया पिता, ये हो गया पिता, और ये क्या हो गया, बच्चा, चाइल्ड, है ना। और इस बच्चा के अंदर अगर गुण जो है सो पिताजी का भी है, पिताजी का भी गुण है, और दादाजी वाला भी गुण है, तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। कैसा इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर एक क्लास का कोड दूसरे क्लास में यूज करते हैं, और फिर दूसरे क्लास और फर्स्ट दोनों का जो है सो कोड, तो फिर सिर्फ इसी का कोड हम तीसरे क्लास में यूज करते हैं, तो ये जो है सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम में, अगर एग्जाम में यहां से प्रोग्रामिंग नहीं पूछता है, बहुत कम, ना के बराबर प्रोग्रामिंग, यहां सिर्फ थ्योरी पूछता है चैप्टर से। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस का कितना टाइप है, एग्जाम्पल सहित समझाइए, यही सब देगा। तो अगर तुमको पूछ देगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, तो डिफिनेशन के साथ साथ ये ना डायग्राम जरूर देना। इसी डायग्राम से तुरंत एग्जाम जो है सो कॉपी चेक करने वाला समझ जाएगा कि आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं। ये ला डायग्राम जरूर देना भाई, ये सब जो डायग्राम दे रहा हूं ना, ये डायग्राम जो दे रहा हूं ना, ये पिताजी हुआ, ये माता जी हुई, ये बच्चा हुआ, ठीक है। ये जो मैं दे रहा हूं, ये बेस क्लास, ये ड्राइव क्लास, यानी ये पिताजी, ये माता, ये बच्चा, ये जो मैं दे रहा हूं ना, ये डिफिनेशन के साथ साथ ये डायग्राम देना बहुत जरूरी है। तब जाकर के फुल नंबर तुमको मिलेगा, क्योंकि तब जाकर के कॉपी चेक करने वाले को पता चलेगा कि तुम उस चीज को समझ गया है। बात समझ में आई। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इनहेरिटेंसेस, दो या दो से अधिक इनहेरिटेंसेस को आपस में मिलने से जो कॉम्बिनेशन बनता है, वो मल्टी हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाता है। चलो एग्जांपल देता हूं। अभी तुम लोग सुना होगा हाइब्रिड धान आ रहा है मार्केट में, हाइब्रिड बीज आ रहा है मार्केट में, हाइब्रिड सब्जी आ रहा है मार्केट में, हाइब्रिड तरह का अनाज आ रहा है मार्केट में। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अनाज को बनाने के लिए उसमें दो तीन तरह के अनाजों का जो है सो गुण उसमें डाला जाता है। जैसे पहले के जमाने में हम लोग खेती करते थे, तो 10 किलो अगर धान हम लोग जो है सो बुनते थे, तो जाकर के 20 से 30 किलो धान होता था, हार्डली हार्डली। अभी 1-1 किलो धान बुनेगे ना खेत में जाकर के, तो 50 किलो धान हो जाएगा। हाइब्रिड बीज आ रहा है आजकल, उसको हाइब्रिड तरीके से तैयार किया जा रहा है, उसमें अलग अलग प्रकार का गुण डाला जा रहा है। और हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के बीजों से चुराए हुए गुण को एक सिंगल बीज में डाला जा रहा है, सिंगल तरह का बीज तैयार किया जा रहा है, हाइब्रिड बीज तैयार किया जा रहा है, और उसका जो परिणाम होता है वो हमारे लिए काबिल तारीफ होता है। ठीक है, तो एक ऐसा बेस क्लास, एक ऐसा सब क्लास, एक ऐसा चाइल्ड क्लास, ठीक है, जिसका गुण किसी दूसरे से लिया हो, और फिर उसका गुण भी किसी दूसरे में गया हो, और इसी तरीके से दो चार क्लास को आपस में मिला हुआ हो, विभिन्न प्रकार का इनहेरिटेंस कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा हो हमको वहां पे, तो हम उसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोले। उसके बाद है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मोर देन वन सब क्लास is inherited from single base class, that is more than one derived class is created from single base class। बोलना है कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस किसको बोलेंगे, जिसमें से बहुत सारे सब क्लास जो है सो एक बेस क्लास से जुड़े हुए हों। जैसे किसी का खानदानी, हम लोग नहीं बोलते कि रणवीर कपूर का दादा था पृथ्वीराज कपूर, और रणवीर कपूर पृथ्वीराज कपूर का जो है वंशज है,
उसी का चिराग है ना। तो एक हायरार्की वहां से फूटते आ रहा है। पृथ्वीराज कपूर का बेटे हुए, फिर उसके बेटे हुए, फिर इसके बेटे हुए, अन्य हम दादाजी की बात करेंगे तो वहां से हम लोगों का एक ब्रांच फूट रहा है, एक हायरार्की बन रहा है। तो हम अगर पूरे गोतिया का बात करें, तो मेरे पूरे गोतिया का अगर हम बात करेंगे तो ये गोतिया को पूरे हम कहेंगे कि ये मेरे पूरे गोतिया में हायरार्किकल इनहेरिटेंस होगा, है ना। चाचा जी का फिर पिताजी, फिर उनके पिताजी, है ना। अगर हमारे घर मान के चलो सब हम लोग आचा चाचा चाचा ताता पाता सब अगल बगल में ही रह रहे हैं, है ना। तो हम लोग समझो कि उतना भर का जितना हम लोग चचेरा भाई का चचेरा भाई हैं, है ना। यानी बाबू जी का चचा, फिर बाबू जी का चचा चचा, अगर सब एक ऊपर का खानदान से नीचे तक अगर हम जोड़ेंगे, तो वहां जो इनहेरिटेंस, जो प्रॉपर्टी एक दूसरे में बटा हुआ है, जो गुण बटा हुआ है, वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। बस समझ में आए। ये यहीं पे खत्म हो जाता है, इनहेरिटेंस को ही सिर्फ आपको समझना। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा है, जैसे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, 2020 2018 2017 में क्वेश्चन पूछा है। तो एडवांटेज, इसका नीड जरूरत तो बता ही दिए, लिख लीजिएगा। डिफाइन सिंगल इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। सिंगल इनहेरिटेंस को डिफाइन करना, एग्जांपल देना है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्टेड बाय C++। 2023 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। डिफाइन मल्टीपल इनहेरिटेंस 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में पूछा गया, और इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। तो विभिन्न प्रकार के और जो क्वेश्चन बनता था वो हम जो है यहाँ से बना दिए हैं। ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक। तो ये सब इस तरह का क्वेश्चन, हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये भी देखना जरूरी है कि हम जो पढ़े हैं वहां से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है। तो ये मेरा मकसद यही है कि आप चैप्टर पढ़िए, चैप्टर पढ़ने के बाद तुरंत हावी होइए कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। और आप ये समझ जाइएगा कि चैप्टर पढ़ने के बाद कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तब आपका माइंड ब्रेकअप बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो तुरंत आप पॉजिटिव सोचने लगेगा, अरे सर हम जैसे पढ़ते हैं उसी के अनुसार ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और जब आप कोई चैप्टर पढ़ लिए, कोई टॉपिक पढ़ लिया और आपको पता नहीं है कि वहां से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है, जैसे फिजिक्स अभी आप पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो अगर आपको टीचर बता देते होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है इस टॉपिक से, तब तो आपके लिए आसान है। लेकिन अगर टीचर आपको नहीं बताते होंगे, आपको नहीं समझ में आता होगा, तो खाली आपको लगता होगा अरे साले खाली टॉपिक वो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा पता नहीं है। ठीक है। तो हम देखिए आपको इसी वजह से हम बता देते हैं कि आप क्वेश्चन को देखिएगा और टॉपिक पढ़िएगा, तो तुरंत आपको पॉजिटिव माइंड आएगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है रे। और जो मास्टरवा जो पढ़ा रहा है, तो ये क्वेश्चन हमसे बन भी जा रहा है, तब आप और पॉजिटिव हो जाइएगा कि मास्टर सही पढ़ा रहा है, टीचर सही पढ़ा रहा है। जो क्वेश्चन पूछा है उसका हर आंसर मिल जा रहा है जो मास्टर पढ़ाया है, मास्टर के नोट्स में, मास्टर के असाइनमेंट में। ठीक है। तो ये था आज का क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस। आई होप कि इनहेरिटेंस चैप्टर को आप बढ़िया से जो है समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखिए, ये सब क्वेश्चन को जो है हल करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बैंक वगैरह अगर आप लोग लिए तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा, आंसर नहीं। वहां का आंसर देखिएगा तो पागल हो जाए, कोई भी गेस्ट पेपर का आंसर देख के पागल हो जाइएगा। इसलिए उसका आंसर यूज भी नहीं करना है एग्जाम में, नहीं तो नंबर कट जाएगा। बात समझ में आई ना। इसलिए हम जो आंसर लिखाएंगे असाइनमेंट पे, उस आंसर को लिखने की कोशिश कीजिएगा, उसको याद करने का कोशिश कीजिए। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। ठीक है। किसी तरह की परेशानी हो तो आप हमें मेल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। अब जो है सो मैं डिजाइन चेंज कर दिया, इसमें मेरा नंबर भी है, इसमें मेरा नंबर भी है, इसमें मेरा मेल आईडी भी है, इसमें मेरा यूट्यूब का चैनल का लिंक है। आप डायरेक्ट पीडीएफ जो भेजते हैं, इस लिंक पे जो है सो पीडीएफ जो भेजते हैं, इस पर डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो यूट्यूब खुल जाएगा। बात समझ में आई ना। हाँ। तो सारा चीज दे दिया हूं, आप पढ़िए, एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एकदम कमेंट करने में कोई कमी नहीं करना है। जितना आप कमेंट करेंगे उतना मुझे समझ में आएगा कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जो है सो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।